अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 4 का लेक्चर 6। इससे कबल लेक्चर 5 में हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन, लेबॉर्ट्री मेथड, कमर्शियल मेथड, इट्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड के यूजेस को स्टडी कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम नाइट्रिक एसिड के केमिकल रिएक्शंस को डिटेल से स्टडी करेंगे। पहला रिएक्शन जो है हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक, नाइट्रिक एसिड थोड़ी सी रोशनी या थोड़ी सी हरारत की मौजूदगी में डिकम्पोज हो जाने वाला एसिड है। रिएक्शन आपके सामने है। इस इलेप्टिकल पार्ट के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं। मोल की बजाय अगर मलिक्यूल कहें तो बात ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। 2 मलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड लाइट की मौजूदगी में या थोड़ी सी हरारत की मौजूदगी में, इवन के रूम टेम्परेचर पे भी आहिस्ता आहिस्ता नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। जो नेसेंट ऑक्सीजन है, जिसको ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, इसको नौज़ायदा या एटॉमिक ऑक्सीजन भी कहते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होती है। और नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ इस रिएक्शन के सबब होती है, जो नेसेंट ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होने का सबब बनता है। और ब्लैक में जस्ट ग्रीन वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अलगरज हम देख सकते हैं कि अगर जितने मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड के टूटेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन गैस के उतने ही मॉलिक्यूल बनेंगे, जबकि वाटर और ऑक्सीजन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की बनिस्बत हाफ तादाद के अंदर वाटर मॉलिक्यूल और हाफ तादाद में नेसेंट ऑक्सीजन के एटम बनेंगे। Number 2, nitric acid exhibits all the usual general properties of an acid in all reactions when doesn't show oxidizing properties। दरअसल ये हमें पॉइंट बता रहा है कि नाइट्रिक एसिड के ज़्यादातर 2 किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ और दूसरी इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। और वो तमाम रिएक्शंस जहाँ नाइट्रिक एसिड अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ शो न कर रहा हो, तो वहाँ इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हो रही होती हैं। मसलन कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं, पानी के अंदर मिक्स कर दिया, एक्वा वाटर को कहते हैं, वाटर के अंदर मिक्स होने के बाद ये CaOH2 आइस स्लेक्ड लाइम, बुझे हुए चूने में बदल जाएगा। इसको जब एक्वस नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हमें साल्ट, कैल्शियम नाइट्रेट और पानी मिलता है। अब चैप्टर 1 के अंदर डिटेल से स्टडी कर चुके हैं कि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड चूँकि एक मेटेलिक ऑक्साइड है, लिहाजा बेसिक प्रॉपर्टीज़ शो करने की वजह से इस रिएक्शन में एज अ बेस एक्ट करेगा। और दूसरा चूँकि एसिड है तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। नतीजतन हमें साल्ट और पानी मिलेगा। दूसरे में नाइट्रिक एसिड कास्टिक सोडा से रिएक्ट करता है तो सोडियम नाइट्रेट, साल्ट प्लस वाटर हमें मिल रहा है। और थर्ड के अंदर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रेट, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस
प्रोड्यूस करता है। सोडियम नाइट्रेट जैसा कि चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर में और चैप्टर नंबर 9 के लास्ट टॉपिक फर्स्ट ईयर में आप स्टडी कर चुके हैं कि ये एक बेसिक साल्ट है। पानी में मिलकर ये हाइड्रोलाइज होता है और वाटर को बेसिक बना देता है, क्योंकि इसमें वीक पार्ट जो है वो एसिड से आया है, वो कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाता है, जबकि इसका जो मेटेलिक पार्ट है वो स्ट्रांग बेस से आया है और पानी के साथ मिलके ये NaOH कास्टिक सोडा बनाता है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ के गालिब होने की वजह से ये एक बेसिक साल्ट है और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हुए ये एज अ बेस एक्ट करेगा। अब हम मुतवज्जे होते हैं नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की तरफ। ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसकी महज रीज़न ये है कि ये आसानी के साथ डिकम्पोज होके नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट कर सकता है। इसको हम आज के लेक्चर की फर्स्ट इक्वेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नॉन मेटल्स के साथ ये जो ही रिएक्ट करेगा तो उन नॉन मेटल्स को करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स में बदल देगा, मुतअल्लिका ऑक्साइड्स में बदल देगा। आपके सामने कार्बन है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये CO2 में बदल गई। ऊपर वाली इक्वेशन को यहाँ अप्लाई करें, रट्टे से हत्तुल मकदूर बचना है। फर्स्ट इक्वेशन जो ऊपर आपको नज़र आ रही है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नाइट्रिक एसिड 4 हो गए, नीचे भी 4 हैं, तो ऊपर NO2 कितने बनेंगे 4, नीचे भी 4 हैं। वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे या कितने मोल्स बनेंगे 2, यहाँ भी 2 हैं। और O नेसेंट ऑक्सीजन के हमें कितने एटम्स या मोल मिलेंगे 2, तो 2 ऑक्सीजन एटम्स एक कार्बन के साथ मिलके CO2 बनाएंगे, या इसको मोल्स के लिहाज से भी आप कह सकते हैं। तो ये कैसे ऑक्सीडाइज करता है C को? भाई इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट चूँकि फ्री स्टेट में 0 थी और प्रोडक्ट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4, तो नाइट्रिक एसिड कार्बन से इलेक्ट्रॉन के निकालने का सबब बनता है, लिहाजा कार्बन को ये ऑक्सीडाइज कर देता है। सल्फ़र के साथ ये मिलके इसको सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और वाटर में बदल देता है। ऊपर तो हम पढ़ चुके हैं कि ये नॉन मेटल्स को उनके ऑक्साइड्स में बदलेगा। कार्बन में तो ये बात समझ में आ रही है, लेकिन सल्फ़र का ऑक्साइड्स तो नहीं बना यहाँ पे, इसको भी साथ देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ऊपर की जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो नाइट्रिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, मोल्स की बजाय मॉलिक्यूल लें, वो हो गए 6, यहाँ भी 6 हैं। तो NO2 के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे 6, यहाँ प्रोडक्ट में भी 6 हैं। वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 से मल्टीप्लाई होके 3, नीचे प्रोडक्ट में 2 हैं, एक पानी का मॉलिक्यूल कहाँ गया इसको देखते हैं। तो जो ऑक्सीजन है एटम्स की तादाद में वो कितने बनेंगे 3, तो 3 ऑक्सीजन जो नेसेंट थे वो सल्फ़र को ऑक्सीडाइज करके SO3 में बदलते हैं, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड 3 वाटर मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके उसको H2SO4 में बदल देती है। बेसिकली बनते सल्फ़र के ऑक्साइड्स ही हैं, नाइट्रिक एसिड उनको ऑक्साइड्स में बदलता है, मगर पानी के साथ वो रिएक्टिव हैं, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में बदल देंगे। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के रिएक्शन को हम डेलिब्रेटरी वाटर के साथ नहीं करते, मगर इसके अंदर वो खुद ब खुद हो रहा है, जो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट बनता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ रिएक्ट करता जाएगा। हम क्यों नहीं करते इसको इस चैप्टर के लास्ट पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और मेन इक्वेशन में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन कैसे हुई है भाई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +6 में कन्वर्ट हो गई, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास फास्फोरस, नाइट्रिक एसिड के साथ मिल के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ फास्फोरिक एसिड बना रही है। तो इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन हुई क्योंकि ये 0 से +5 में आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं। मगर ऊपर जो हमने दावा किया है कि ये नॉन मेटल्स को उनके ऑक्साइड्स में बदल देता है, तो फास्फोरस के ऑक्साइड में ये इसको कैसे कन्वर्ट करेगा, तो उसको समझने से कबल आप जो ऊपर फर्स्ट इक्वेशन है उसको 5 से मल्टीप्लाई करें। तो नाइट्रिक एसिड कितने हो जाएंगे, ऊपर 10, और ये जो फास्फोरस वाली इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ फास्फोरस 2 हो जाएंगे, नाइट्रिक एसिड भी 10 हो जाएंगे। ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में NO2 कितने बन रहे हैं मॉलिक्यूल, 10, यहाँ भी कितने बन जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो के NO2 के 10। ऊपर वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 5, यहाँ 1 है, 4 कहाँ गए। और ऊपर ऑक्सीजन कितने बनेंगे, 5, तो 2 फास्फोरस के साथ मिलके ये P2O5 बनाता है। और इसमें जो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये 3 वाटर मॉलिक्यूल्स P2O5 के साथ मिलकर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को फास्फोरिक एसिड में बदल देते हैं। और नीचे वाली इक्वेशन जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल होने चाहिए थे, 3 वाटर मॉलिक्यूल फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से रिएक्ट कर जाएंगे, 2 यहाँ पे मौजूद होंगे क्योंकि इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो चुकी है। जब ओवरऑल तौर पर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो बनेगा वो फास्फोरिक एसिड में बदल जाएगा, तो फाइनली उस पूरी इक्वेशन को आप फिर 2 पे डिवाइड करके ये दोबारा बना सकते हैं। बहरहाल ये जो 2 इक्वेशंस मैंने राइट कलर के अंदर लिखी हैं, इसके 2 मकासद थे। एक तो जो ऊपर हमारा दावा है नॉन मेटल्स को नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करने के बाद उन नॉन मेटल्स के मुतलका ऑक्साइड्स में बदल देता है, इसको हम समझें, वो समझ में आ गए। और चूँकि सल्फ़र के ट्राईऑक्साइड और फास्फोरस का पेंटाऑक्साइड पानी के साथ रिएक्टिव हैं, लिहाजा ये स्टेबल नहीं रहेंगे, ये मुतलका एसिड्स के अंदर बिल तरतीब सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड में बदल जाएंगे। तो इसकी केमिस्ट्री ताकि हमारी समझ में आ जाए। मेटलाइड्स जो धातुनुमा हैं जैसा कि आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह, इनके साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड इनके एसिड्स में बदल देता है, करस्पॉन्डिंग एसिड्स में, मुतलका एसिड्स में बदल देता है। और ये रिएक्शन निहायत आसान है, जैसे ऊपर फास्फोरस का रिएक्शन है बिल्कुल वैसा ही ये रिएक्शन है। फास्फोरस की जगह आर्सेनिक लगा दें, टोटल रिएक्शन वैसे, और फास्फोरस की जगह एंटीमनी लगा दें, टोटल रिएक्शन वैसे ही। अब जी हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड जो है ये डिफरेंट मेटल के साथ डिफरेंट बिहेव करता है, डिफरेंटली बिहेव करता है। यानी गोल्ड, प्लेटिनम, इरिडियम, टाइटेनियम के साथ ये सिरे से रिएक्शन ही शो नहीं करता। तो ये मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ पैसिव हुई, नॉन रिएक्टिव हुई। आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम आर रेंडर्ड पैसिव बाय द एसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। जब इन नाइट्रिक एसिड के साथ ये मेटल्स रिएक्ट करेंगी तो इन मेटल्स के सबसे ऊपर वाले जो एटम हैं वो सबसे पहले नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे और उस मेटल के ऑक्साइड की एक लेयर बना देंगे। और वो ऑक्साइड की जो कम्पैक्ट लेयर बनेगी वो नाइट्रिक एसिड के साथ फर्दर रिएक्टिव नहीं होती और ना ही नाइट्रिक एसिड को अपने अंदर से गुजर के अंदर जो बल्क के अंदर पड़े हुए हैं, यानी पूरे हुजम के अंदर बकिया जो एटम्स पड़े हैं मेटल के, वहाँ तक नाइट्रिक एसिड को पेनिट्रेट नहीं होने देती, वहाँ तक नहीं पहुँचने देती, लिहाजा बकिया मेटल रिएक्ट नहीं करती। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर व बेशतर पूछा जाता है, एल्यूमिनियम क्यों नहीं रिएक्ट करती नाइट्रिक एसिड से? चैप्टर 3 में आप ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं। टंगस्टन एंड यूरेनियम आर चेंज्ड इनटू देयर ऑक्साइड्स आफ्टर रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड। टंगस्टन पुराने बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग होता था, और यूरेनियम जो एटम बम में इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करते हैं,
जो ही नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगी तो नाइट्रिक एसिड चूँकि डिकम्पोज होकर नेसेंट ऑक्सीजन देगा, लिहाजा ये टंगस्टन और यूरेनियम को इनके ऑक्साइड्स में बदल देगा। मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज वगैरह डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कराते हैं। रिएक्शन आपके सामने है। मैग्नीशियम प्लस नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट गिव्स अस मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट्स। मैंगनीज का रिएक्शन 100% वैसे ही है, जस्ट मैग्नीशियम की जगह मैंगनीज लिख दिया। कैल्शियम का रिएक्शन भी वैसा ही है, Mg की जगह Ca लिखते जाएं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, बाकी एज सच। कॉपर एंड लेड, ये गलती से LeAS हो गया है, LeAD कर लेंगे इसको। गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड विद डाइल्यूट एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये रिएक्शन है, इसको आप ऑलरेडी भी NO की प्रिपरेशन में देख चुके हैं, और दूसरा इसको आप NO2 की प्रिपरेशन में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इसमें जो दूसरा रिएक्शन है, एक हवाले से बड़ा तवज्जो तलब है कि अक्सर मेटल्स कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके NO2 बनाती हैं, और अक्सर मेटल्स डाइल्यूट के साथ मिलकर NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। पहला जो रिएक्शन है NO बनाने का अमल फिर भी इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अक्सर मेटल के साथ NO2 बनाता है। इस बात को याद रखेंगे। अब हम इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखें इसमें जी दूसरा रिएक्शन, पहले नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड है, मरकरी के साथ रिएक्ट करा रहा है, तो फिर NO2 आपको मिल गया। बाकी रिएक्शन वैसे ही है, वाटर है और मेटल के नाइट्रेट हैं, जैसे कॉपर के नाइट्रेट थे और वाटर था, 100% वैसा ही है, जस्ट कॉपर की जगह Hg मरकरी लिख दिया। और पहला रिएक्शन जो ऊपर है, इसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल किया तो हमें वाटर और नाइट्रिक ऑक्साइड NO मिल रहा है, और साथ मर्क्यूरिक नाइट्रेट नहीं बल्कि मर्क्यूरस नाइट्रेट मिल रहा है। सिल्वर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर के नाइट्रेट बनाता है, और साथ नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैस भी खारिज होती है। चाहे डाइल्यूट हो, कंसनट्रेटेड हो, पानी में मिला हुआ होना चाहिए नाइट्रिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट, NO और वाटर मिलता है। टिन के साथ इसका रिएक्शन कैसा है? दूसरे रिएक्शन को हम पहले देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अक्सर मेटल्स कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मिलकर NO2 बनाती हैं, तो NO2 बन रहा है, साथ मेटास्टेनिक एसिड। डाइल्यूट भी ऐसा करता है, लेकिन इतना आम नहीं जितना कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड NO2 बनाता है। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे NO नहीं बना रहा, बल्कि अमोनियम नाइट्रेट बना रहा है along with the water and stannous nitrate. जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके 3 किस्म के प्रोडक्ट बना सकता है, और ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड पे और दूसरा टेम्परेचर पे। तो आइए देखते हैं, इनको अप्लाई करते हैं। पहला है वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगी तो हमें जिंक नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और वाटर मिलेगा। अगर हम इसको वेरी डाइल्यूट से डाइल्यूट में बदल लें और फिर जिंक के साथ रिएक्ट कराएं, तो जिंक नाइट्रेट और वाटर ये 2 प्रोडक्ट तो सेम ही हैं जैसे ऊपर थे, मगर जो सेंट्रल प्रोडक्ट था अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, वो अमोनियम नाइट्रेट की बजाय नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। याद रहे इस दूसरी रिएक्शन के अंदर हमने वेरी डाइल्यूट से डाइल्यूट में ही महज नाइट्रिक एसिड को कन्वर्ट नहीं किया, बल्कि थोड़ा सा इसको हीट भी करेंगे। चंद लेक्चर्स पहले हमने एक बात पढ़ी थी, उसको रिकॉल करें कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O को प्रिपेयर
करने का एक मेथड अमोनियम नाइट्रेट भी हमने स्टडी किया था। इसको हीट करते हैं तो ये बनता है, मगर ये ख़तरनाक होता है, एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोड करता है, फट जाता है। और यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जिंक के साथ मिलकर जिंक नाइट्रेट वाटर और अमोनियम नाइट्रेट ही बनाएगा, मगर थोड़ी सी हीट पे ये अमोनियम नाइट्रेट और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में खुद N2O में बदलता जाएगा और साथ वाटर भी इजाफितन इसमें से प्रोड्यूस होंगे। अगर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज़ करें तो फिर NO2 बनता है। इसको हम ऑलरेडी NO2 की प्रिपरेशन में स्टडी कर चुके हैं। तो वो बात फिर आ गई कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अक्सर मेटल के साथ मिलकर NO2 ज़रूर बनाता है। बाकी प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं, मेटल के नाइट्रेट और वाटर। रिड्यूसिंग एजेंट्स, जैसा कि आपके सामने फेरस सल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, हमें फेरिक सल्फेट, नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर मिल रहा है। दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड और तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास हाइड्रो आयोडिक एसिड। ये तीन रिड्यूसिंग एजेंट हैं, एसिडिफाइड फेरस सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एंड हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो क्वेश्चन पैदा होता है, नाइट्रिक एसिड क्या है? नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम है? दूसरी चीज़ की ऑक्सीडेशन कराएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ जो दूसरे हमने रिएक्टेंट इसमें ऐड किए हैं उनका क्या काम है? वो रिड्यूसिंग एजेंट हैं। उनके काम है कि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की रिडक्शन कराएंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। यानी दोनों किस्म के रिएक्टेंट निहायत मुताबिकत रखते हैं। एक रिड्यूस होना चाहता है, दूसरा उसको करना चाहता है। एक ऑक्सीडाइज होना चाहता है, दूसरा उसको ऑक्सीडाइज करना चाहता है। तो ये सोने पे सुहागा हो गया। लिहाजा फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में बदल जाएगा। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 में, इसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। H2S का सल्फर -2 से 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और HI का नेगेटिव आयोडाइड फ्री आयोडीन 0 स्टेट में बदल जाएगा। और इसमें जो नाइट्रिक एसिड है इसका नाइट्रोजन +5 से +2 में बदल रहा है। NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इन रिएक्शन को याद करते हुए आप एक बात जहन में रखेंगे कि 3 प्रोडक्ट्स में से 2 सेम हैं, और जो 2 प्रोडक्ट सेम हैं उनकी जो मोल रेशो है वो भी सेम है। 2 नाइट्रिक ऑक्साइड और 4 वाटर मॉलिक्यूल, 2 नाइट्रिक ऑक्साइड 4 वाटर मॉलिक्यूल, और तीसरे में भी 2 नाइट्रिक ऑक्साइड और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। बकिया जो चीज़ है वो बदल रही है। फेरिक सल्फेट के 3, सल्फ़र के 3, आयोडीन के 3, मोल सेम, मगर उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो बदल रहे हैं। ये जो फेरस सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड वाला रिएक्शन है ये बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इन रिएक्शन को इस चैप्टर के एंड पे इंशाल्लाह मैं एक न्यू लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ाऊँगा आप लोगों को। उसके बाद ये बकिया रिएक्शन की बनिस्बत आपको ज़्यादा आसान लगेंगे। एक्वा रिजिया, इसको कहते हैं आब सुल्तानी। एक्वा वाटर को कहते हैं, पानी को। रिजिया सुल्तान, बादशाह। आब सुल्तानी, बादशाहों का पानी। जाबिर बिन हयान ने 800 के अंदर 800 ईस्वी में इसको प्रिपेयर किया था। दरअसल गोल्ड और प्लेटिनम ये ऐसी मेटल्स हैं जो किसी भी एसिड के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, तो इनको हल करने के लिए एक्वा रिजिया इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 1:3 की एक मोल रेशो है या वॉल्यूम रेशो है, और एक मिक्सचर है। ये जब मिलेगा तो हमें प्रोवाइड करेगा नाइट्रोसाइल क्लोराइड, क्लोरीन और वाटर। क्लोरीन तो गैस है, ऊपर चली जाएगी, इसको हम कलेक्ट कर लेंगे सिलेंडर में।
जबकि नाइट्रोसाइल क्लोराइड वाटर के अंदर डिज़ोल्व रहेगा। लेकिन नाइट्रोसाइल क्लोराइड हाईली डिकम्पोजेबल है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड और नेसेंट क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाती है। नेसेंट क्लोरीन जो है यानी एटॉमिक क्लोरीन, नौज़ायदा क्लोरीन, ये हाईली रिएक्टिव है, हत्ता कि गोल्ड के साथ रिएक्ट करेगी तो इसको आरिक क्लोराइड यानी गोल्ड के क्लोराइड में बदल देगी, और प्लेटिनम जिसको हम वाइट गोल्ड कहते हैं इससे रिएक्ट करेगी तो इसको प्लेटिनम के क्लोराइड में बदल देगी। एक बात याद रहनी चाहिए कि गोल्ड और प्लेटिनम तो किसी एसिड के अंदर हल नहीं होते, किसी सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होते, मगर इनके जो क्लोराइड्स हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं, और एक्वा रिजिया इनके ऊपर जस्ट यही काम करता है कि इनको ऑक्सीडाइज करके इनके मुतलका क्लोराइड्स में बदल देता है। नाइट्रिक एसिड ग्लिसरीन, टॉलुइन और फिनोल के साथ रिएक्ट करके बिल तरतीब नाइट्रोग्लिसरीन, TNT ट्राई नाइट्रोटॉलुइन और पिक्रिक एसिड बनाता है, और ये चीज़ें एक्सप्लोसिव्स हैं, धमाका खेज चीज़ें हैं, और मज़ीद धमाका खेज चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होती हैं। हम एक देखेंगे इसमें से एग्जांपल, जस्ट TNT, यह ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, ये बड़ा आसान सा स्ट्रक्चर है। जब आप चैप्टर नंबर 11-12 में पहुँचेंगे और चैप्टर नंबर 9 को स्टडी करेंगे वहाँ इसकी डिटेल आ जाएगी। ये TNT के फटने का अमल आपको दिखाया गया है, बाकी इंशाल्लाह जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज़।